हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो हमने बोर्ड पे देखा था कि ऑर्गेनिक जैविक खेती लिखा हुआ था। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मल्टी लेयर फार्मिंग में जो क्रॉप्स हैं वो टोटली इंटरडिपेंडेंट रहती हैं कि उनको कोई भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है? नहीं, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, एक बेसल डोज की आवश्यकता होती है। हाँ, पर जो एक रिक्वायरमेंट होती है हर एक क्रॉप्स को, उसकी रिक्वायरमेंट से कम पड़ती है जरूरत, है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम एक क्रॉप को उगाने के लिए जितना डोज डालते हैं उतने ही डोज में हम 4 क्रॉप्स उगाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारा 3 गुना खाद का खर्चा कम हो सकता है। सो बेसल डोज के अलावा कुछ भी केमिकल्स यहाँ पे नहीं होते? नहीं, केमिकल्स तो नथिंग, मतलब कोई भी ना स्टार्टिंग में ना एंड में यूज होते हैं। तो आप सब कुछ बेसल डोज का मतलब है कि हाँ, जब हम कोई भी क्रॉप्स को लगाते हैं ना, उस समय जो प्राथमिक भोजन जो दिया जाता है उसको बेसल डोज बोलते हैं। और प्राथमिक भोजन में अभी लोग रासायनिक तरीके से मिट्टी को फास्फोरस देते हैं, मिट्टी को पोटाशियम देते हैं, मिट्टी को नाइट्रोजन देते हैं। हम कुदरती विकल्प से नाइट्रोजन देते हैं, कुदरती विकल्प से फास्फोरस देते हैं और पोटाशियम देते हैं। तो कुदरत ने जो है ना रिसोर्सेस सारे बनाए हुए हैं, पर हमारा अध्ययन नहीं होता है, हम वहां तक पहुंचते नहीं है, हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम केमिकल डालते हैं। तो हम वो सारे विकल्प तैयार करते हैं, यहीं पे सारी खादें बनाते हैं और उन्हीं खादों का प्रयोग हम फसल लगाने के पहले एक बार करते हैं साल में, और बीच बीच में फिर हम मटका खाद डालते हैं। अच्छा। मटका खाद में बेसिकली गुड़, गोबर, गौमूत्र, उड़द दाल का आटा, सरसों की खली और गुड़ होता है। इन 5 चीज़ों का सॉल्यूशन हम 5 डेज तक रखते हैं और ज़्यादा पानी मिला के फिर हम 15-15 दिन के अंतराल से हम वो डालते रहते हैं। सो उससे बेसिकली जो है ना क्रॉप को समय समय पर मिलने वाली जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहती हैं। तो एक बार हमने बेसल डोज दिया और फिर बाद में हमने थोड़ा 15-15 दिन करके ये डोज देते रहे। तो इससे पौधे को कभी कोई और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फुली प्रोडक्टिविटी आती है। मैं आपको अगर रिकॉर्ड बताऊं तो मैंने जो है ना पहले तो 156 कुंटल हमने हल्दी निकाला 1 एकड़ के अंदर, वो भी 4 लेयर के मॉडल के अंदर, ये मॉडल के अंदर। सो 156 कुंटल हल्दी मतलब अपने आप में जस्ट डबल प्रोडक्शन है नॉर्मल खेती से, ठीक है। और वो भी 4 क्रॉप के साथ में। फिर हमने बैगन 12 किलो तक निकाले एक पौधे से, मिर्ची 8-10 किलो तक एक पौधे से निकाले। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स के यील्ड हैं, रिकॉर्ड्स हैं। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आता है। आप मिट्टी को समझें, बीज को समझें, प्रकृति की व्यवस्था को समझें और फिर आप फसलें लगाएं, तब जाके उत्पादन आपको सपोर्ट करता है। तो और उत्पादन उससे बराबर ही नहीं, मतलब उससे ज्यादा आएगा? उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, पर आपको प्रकृति को पहले समझना पड़ेगा। आपको मिट्टी की जरूरत और प्लांट की जरूरत को समझना पड़ेगा। अगर ये आप समझ के रासायनिक खादों के विकल्प में उसको उतना भोजन देते हैं तो परफॉर्मेंस केमिकल से अच्छा आता है। वाह जी। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा सर कि आपके वीडियोस हमने बहुत अच्छे से देखे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लिए हैं कि जिसमें आप प्रशिक्षण करवा रहे हैं, जहाँ लोगों ने वीडियोस बनाए वो भी हमने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि आप एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं बोलने में, वो कहते हैं कि देसी बीज का इस्तेमाल करिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आप उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्यों देसी बीज अच्छा है हाइब्रिड बीज से और क्या उसकी विशेषता है? देखिए, तो देसी बीज पर हम इसलिए फोकस लगाते हैं क्योंकि आज हमारी जनरेशन निरंतर कमजोर होती जा रही है। हम भागदौड़ भरी जिंदगी में ये भूल ही गए कि हमारे देश में महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूर्वज थे, आचार्य चाणक्य हमारे पूर्वज थे और इनके पास इतनी शक्ति होती थी कि ये इनसे कह दो कि 200 किलोमीटर चलना है तो ये बाइक या कैब या ट्रेन या एरोप्लेन का सहारा नहीं लेते थे, ये लोग पैदल भी चल देते थे। मतलब इतनी सामर्थ्य थी इनके शरीर में। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आई? इसी मिट्टी का उपजा हुआ अनाज उन्होंने खाया है। हाँ, हमारे और उनके खाने में बस इतना ही अंतर था कि वो बिना हाइब्रिड का खाया उन्होंने और विदाउट एनी केमिकल का खाया, और हम हाइब्रिड का खा रहे हैं और केमिकल का खा रहे हैं। केमिकल हमें बीमार कर रहा है, हाइब्रिड हमें कमजोर बना रहा है। तो हमें पृष्ठभूमि पर जाके देखें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देसी बीजों का अनाज खा के महाराणा प्रताप में इतनी ताकत थी कि वो 200-500 किलो का वजन लेके और दौड़ा करते थे और युद्ध लड़ाइयाँ लड़ते थे। आज के नौजवान में ये सामर्थ्य नहीं है। तो हाइब्रिड बीज जो है ना हमें कमजोर बना रहे हैं। और देसी बीज ही क्यों, इस बात पर अगर और गहराई से समझा जाए तो इसलिए क्योंकि ये कुदरत ने बनाए थे हमारे लिए।
हाइब्रिड बीज हमने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाए हैं। हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, हमें उसका दिखना ऐसा चाहिए, हमको चमक चाहिए, हमको साइज चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। तो वो हमारा क्रिएशन है या हमारी सोच है। तो हमारी डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग सब कुछ कुदरत ने की है। तो हमें क्या खाना ये भी तय कुदरत ने किया, ठीक है। अब हमने उसके खान पान में छेड़छाड़ कर दी। उसने आंवला बनाए थे, उसने नींबू बनाए थे, उसने अमरूद बनाए थे, उसने सब्जियां बनाई थी, मिलेट्स बनाए थे, अनाज बनाए थे। अब ये अनाज तो हैं, पर उनमें हमने जो कलाकारी की है, जो हाइब्रिडाइजेशन किया, उसके कारण उनके जो गुण थे ओरिजिनल, जो कुदरत ने हमारे लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए बनाए थे, वो गुण कहीं ना कहीं खत्म हो गए। इसलिए लौकी को जो फायदा देना चाहिए शरीर को, वो नहीं दे रही है। लौकी खा के हमको हार्ट अटैक कभी नहीं आना चाहिए, जबकि लौकी का जूस पी के हम मर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। एंटीबायोटिक के रूप में हम टर्मरिक रोज सुबह शाम लेते हैं। इवन हम पोहे में भी सुबह टर्मरिक डालते हैं, सब्जी में दोपहर को टर्मरिक डालते हैं, और रात के डिनर में भी हम टर्मरिक डालते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोरोना जैसी बीमारी के लिए हमें जूझना पड़ा। तो भाई जब हम अपनी सुबह शाम टर्मरिक ले रहे हैं, एंटीबायोटिक रोज ले रहे हैं, तो फिर हमें कोरोना जैसे वायरस से डरने की ज़रूरत क्या है? क्यों? कारण क्योंकि उसको हमने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। अभी उसके अंदर जो कुदरत ने गुण डाले थे, वो गुण हमने ख़त्म कर दिए, तो वो हमें फ़ायदा नहीं दे रही है। तो बस हम केवल नाम के लिए उसको खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, उससे कोई हमें एनर्जी नहीं मिल रही है। और अगर एनर्जी मिलती तो मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद हमें दौड़ना चाहिए था, जबकि हम फूड खा के सो जाते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा सर, देखा है मैंने कि बिहार में आपके मॉडल को बहुत अच्छे से लोगों ने दोनों हाथ खोल के स्वागत किया और काफी अच्छे से लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान क्यों खुश नहीं है, इसके बारे में थोड़ी एक अलग क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, लेकिन चाहूंगा कि आप इसके बारे में आंसर दें। देखिए, महाराष्ट्र के बहुत सारे फार्मर्स आते हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग लेके जाते हैं। अभी इस बैच में भी काफ़ी लोग थे महाराष्ट्र के लोग, है ना, तो सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे करके जो है ना। देखिए, परिवर्तन जो है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि परिवर्तन का हिस्सा चंद लोगों को बनना पड़ता है, बाकी के लोग विरोध करते हैं। फिर थोड़ा समय के बाद में जो है ना, कुछ लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। फिर सबसे लास्ट में जब कुछ बचता नहीं है, तो फिर बाकी के लोग कहते हैं कि मैं यही सोच रहा था कि यही हो जो आपने किया। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सब लोग धीरे धीरे आएंगे, और एक ना एक दिन सबको आना ही है, क्योंकि हम जिस पाथ पर चल रहे हैं उस पाथ का अंत है कि हम अपनी पूरी मानव जाति को ही, मतलब अपने अस्तित्व को ही खतरे में पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर इसको हमें बचाना है तो निश्चित तौर पे सबको वापस आना पड़ेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि एक दिन हिंदुस्तान जो है ना पूर्णतः जैविक होगा, और हम लोगों के रहते रहते क्वालिटी फूड पूरे समाज को मिलेगा, और उससे अच्छा जनरेशन आएगा, अच्छा दिमाग होगा, भारत स्वस्थ होगा, तो तरक्की के नए आयाम तय करेगा। देखिए, यहाँ पर ये पूरा लगभग 1.25 एकड़ का फील्ड है, और इसमें हम कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। सो कॉम्बिनेशंस में हम फसलें उगा रहे हैं। हर एक अलग अलग बेडों पर हमने कुछ भागों में बांटा है इस प्लॉट को। तो अलग अलग बेड्स में हम अलग अलग क्रॉप के कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर हम अभी जो तैयारी चल रही है, वहाँ पर बैगन, मिर्ची, भिंडी, रागी, कोदो, कुटकी, है ना, बाजरा, मिलेट्स भी हम लगाने वाले हैं उतने एरिया में। ये मिलेट्स जो है आप इस साल मिलेट ईयर है इसलिए कर रहे हैं या फिर? यस, मिलेट ईयर है इसलिए कर रहे हैं। फर्स्ट इससे पहले नहीं करा आपने? इससे पहले मल्टी लेयर के अंदर हमने मिलेट्स ट्राई किया था लास्ट ईयर, बाजरा ट्राई किया था, बाकी और मिलेट्स नहीं लगाए हुए थे। सो यहाँ पर हमने अभी अरबी का क्रॉप नीचे बोया है इन 10 बेड्स में, और अरबी के जस्ट ऊपर हमने मेथी का साग डाला है। और इसके ऊपर हम अभी और 5वीं लेयर में कोई क्रीपर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि अरबी का क्रॉप बहुत फास्ट ग्रो करता है। लेकिन ऊपर ये क्रीपर्स हमारी एक कॉमन है। तो ये 10 बेड्स हमारे येलो टर्मरिक के हैं, जिसमें ग्राउंड क्रॉप के रूप में येलो टर्मरिक है। और फिर सरफेस पर जो है ना, अलग अलग बेड्स में अलग अलग लीफी वेजिटेबल्स है। सो यहाँ पर हमने नोनिया का साग डाला है, यहाँ पे राजगिर का साग डाला है, उधर पर लाल साग डाला है। 2 बेड्स में हमने जो है ये अपना कोरिएंडर डाला है, कस्तूरी मेथी डाली है। इस तरह से लीफी वेजिटेबल्स अलग अलग बेड्स में डाली हैं। फिर उसके बाद तीसरी क्रॉप के रूप में ये यहाँ पर हमने तरबूजा लगाया है, खरबूजा लगाया है, कुकुम्बर लगाया है, तोरई लगाई है, गिलकी लगाई हुई है। और ऊपर जो वाले स्पेस पे हमारी ये क्रीपर्स के रूप में कुंदरू है, और पपाया की क्रॉप कॉमन है।
ठीक है। ये क्रीपर्स के प्लांट्स हैं जिनमें हम यहाँ पर वायर लेके और सीधा स्ट्रेट वायर बांध देंगे, यहाँ पे भी वायर बांध देंगे, यहाँ पे भी वायर बांध देंगे, यहाँ पे भी वायर बांध देंगे और फिर इन वायरों पे ये क्रीपर्स को लगा देंगे। तो एक क्रीपर्स पैरेलली चलेगी, एक हॉरिजॉन्टल चलेगी, एक सरफेस पर होगी, एक ग्राउंड के अंदर होगी और एक टॉप पर होगी, ऐसे करके। मतलब यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो 3 क्रीपर चल रही हैं, जो वाटरमेलन रहेगी वो नीचे चलती रहेगी, हाँ, कुंदरू हमारी ऊपर आएगी और उसके ऊपर फिर फ्रूट रहेगा। 2 क्रीपर्स, एक लीफी, एक ग्राउंड क्रॉप और एक हमारी फ्रूट क्रॉप, ऐसे। तो ये 5 हो गए। हाँ, ये 5 का सेटअप है, ठीक है ना। सो कुल मिला के बहुत सारी वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन इस मॉडल के अंदर हैं। सो 1 एकड़ के अंदर लगभग 25 से 30 फैमिली को रेगुलर वेजिटेबल देने का ये प्लान है ना। और ये पूरा एक वातानुकूलित वातावरण है जिसमें फसलों को और इंसान को दोनों को काम करने में और अपनी ईल्ड देने में सहजता फील होती है। तो सर अगर कोई जैसे मान लीजिए भारतवर्ष का कोई भी किसान किसी भी जगह से आपको देख रहा है, चाहता है कि आपसे आगे प्रशिक्षण ले, कोई सीखे आपसे, तो थोड़ा सा उनको बताइए कि कैसे आप तक आ सकता है, क्या उसके टाइमिंग्स रहते हैं। हमने सुना है महीने में आप एंड में 27-28 को एक फ्री बैचेस करवाते हैं, थोड़ा सा कुछ आइडिया उस बारे में दे दीजिए। देखिए, जब से हमने काम चालू किया तभी से हम लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग उपलब्ध करवा रहे हैं और ये काम अभी भी जारी है और पहले से ज़्यादा अभी हो गया है ये काम। तो 27 और 28 का जो टाइम है, ये हर मंथ जो है ना, जब से काम चालू किया तब से कंटिन्यूसली डेट फिक्स है और इसका कोई पोस्टर नहीं होता, कोई मैसेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 70-80 की संख्या में पूरे देश भर से लोग 27-28 तारीख को अवेलेबल होते हैं। तो ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। पर इसके बीच में अभी हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने का भी एक इनिशिएटिव लिया जिसमें 5 डेज और 7 डेज के बैचेस करते हैं। 2 डेज एक बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। नॉलेज एग्रीकल्चर का इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा है ये। इसमें खाद है, बीज है, दवाई है, पानी है, मिट्टी है, पर्यावरण है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, फिर आपकी जो है गाय हैं, है ना, गोबर है, कंपोस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 2 दिन का समय बहुत शॉर्ट होता है और एग्रीकल्चर को समझने के लिए 2 दिन कुछ भी नहीं है। सो बेसिकली एक कैप्सूल कोर्स होता है 2 दिन का, जो भी फार्म पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम दिखा पाते हैं, समझा पाते हैं। सो उसके लिए अब हमने 5 डेज और 7 डेज का बैचेस चालू किया है जिसमें हम प्रैक्टिकली लोगों को कर करके हर चीज़ को सिखाते हैं। तो 7 डेज का सेशन एक 20 से 26 तारीख का हर महीने फिक्स होता है। वो भी कोई महीना है जहाँ पर स्किप हो जाए या बाहर कहीं हो शिविर, तो उस वजह से तो ये 7 दिन और 2 दिन का रेगुलर सागर में शिविर होता है। तो ट्रेनिंग के कोई चार्जेस नहीं है। फूडिंग लॉजिंग के लिए फार्मर अपने से अरेंजमेंट करता है, यहाँ से भी वो सेवा ले सकता है, बाहर भी कर सकता है। तो हर महीने ये बैचेस होते हैं और कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे 2-3 नंबर हैं जो हमारे ऑफिस में भी होते हैं और कार्यालय में लोग देखते हैं या हम भी उनको देखते हैं। तो उन नंबरों पे एक मैसेज डाल दीजिए कि हमें शेड्यूल चाहिए, कब आपके यहाँ हम आ सकते हैं, तो आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा नेक्स्ट 3 मंथ का। आपका जो भी प्लान है ट्रैवलिंग का, आप करके आप आ सकते हैं।